अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उत्तराखंड के असेंबली में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल मंजूर कर लिया गया है। इसी के साथ उत्तराखंड यूसीसी बिल पास करने वाली आजाद हिंदुस्तान की पहली रियासत बन गई है। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने 6 फरवरी को ही असेंबली में ये बिल पेश किया था। अब उसे गवर्नर के पास भेज दिया जाएगा। गवर्नर की मंजूरी मिलते ही ये बिल कानून की शक्ल ले लेगा। यूसीसी बिल पास करने के बाद उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, यकसा सिविल कोड का कानून सबके लिए बराबरी का कानून है। यह कानून किसी के खिलाफ नहीं लाया गया है। यह कानून उन माओ, बहनों और बेटियों के लिए लाया गया है जिन्हें समाज में बहुत सी खराबियों की वजह से अजियत का सामना करना पड़ रहा था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा है कि उनकी तरगीब और रहनुमाई से ही उत्तराखंड असेंबली में ये बिल पेश करने का मौका मिला। अलबत्ता इस कानून का इतलाक उत्तराखंड के कबायली पर नहीं होगा, यानी वहां रहने वाला कबायली इस कानून से आजाद होगा। वाज़ेह हो कि उत्तराखंड में कुल 5 किस्म के कबाइल आबाद हैं, जिनमें थारो, बोक्सा, राजी, भूटिया और जोनसारी कम्युनिटीज शामिल है। चीन के साथ 1962 की जंग के बाद उन्हें 1967 में आईन के आर्टिकल नंबर 342 की वजह से कबायली बरादरी में शामिल कर लिया गया था। उत्तराखंड सरकार के मुताबिक यूसीसी बिल में 400 सेक्शन और 800 सफ़हात है, जो कि तमाम मजहबी रहनुमाओं, तंजीमों, सियासी जमातों और कानून साजों से बातचीत के बाद तैयार किया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस कानून के आने के बाद उत्तराखंड में क्या क्या तब्दीली आ सकती है और इसका सबसे ज्यादा असर किन लोगों पर पड़ने वाला है। तो जानते हैं आज की वीडियो में। मेरा नाम है एजाज अहमद और आप देख रहे हैं स्काई टाइम्स यानी आपकी आवाज। नाजरीन, बीजेपी के इंतखाबी वादों में से एक बड़ा वादा यूनिफॉर्म सिविल कोड भी रहा है। राम मंदिर की तामीर के बाद बीजेपी 2024 में हिंदुत्व शनाख्त के जरिए इक़्तिदार तक वापस आने के लिए एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड का सहारा ले रही है, जिसकी पहली कड़ी उत्तराखंड थी। उसके बाद मुल्क की दीगर बीजेपी रियासतों में भी बहुत जल्द ये बिल पेश किया जाएगा, जैसा कि असम के वजीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी अपने एक बयान में कहा है। और इस बात की पूरी उम्मीद है कि 2024 के बाद पूरे मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून नाफिज कर दिया जाए। नाजरीन, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि भारत में रहने वाले तमाम लोगों के लिए एक जैसा कानून हो और तमाम लोगों को बराबर हुकूक हासिल हो। लेकिन जब सरकार ने इस कानून से कबायली बिरादरी को इलाहिदा रखा है तो यह यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ ही नहीं। यानी आप ये समझ सकते हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की मजहबी शनाख्त को खत्म करने के लिए लाया जा रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अब तक हिंदुस्तान के आर्टिकल में तमाम मजहब के मानने वालों को अपने मजहब में रहते हुए और अपने मजहब के रस्म व रिवाज के एतबार से जिंदगी गुजारने का पूरा हक था। लेकिन इस कानून के आने के बाद कई सारी चीजों में तब्दीली आ सकती है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इस कानून के आने के बाद मुसलमानों के बहुत सारे मजहबी शनाख्त पर असर पड़ने वाला है। मिसाल के तौर पर अब तक हिंदुस्तान के आर्टिकल ने मुसलमानों को 1 से ज्यादा शादी करने की इजाजत दे रखी थी, बशर्ते कि वो निकाह कोर्ट मैरिज ना हो। लेकिन इस कानून के आने के बाद ताद्दुद इज़्दिवाज यानी 1 से ज्यादा शादी करने पर पाबंदी लग गई। इसी तरीके पर शादी का रजिस्ट्रेशन भी इस कानून के एतबार से जरूरी हो गया, यानी जो शादी रजिस्टर्ड नहीं होगी वह काबिल एतबार नहीं होगी। इसी तरीके पर इस्लाम के अंदर ये चीजें हैं कि शादी की उम्र का कोई तयन नहीं है, बल्कि सिर्फ बालिग होना ये शर्त था। लेकिन इस कानून ने शादी की उम्र को मुतय्यन कर दिया। तो यह 3 चीजें ऐसी है जिससे मुसलमानों पर बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ कवानीन ऐसे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर जो सीधा सीधा इस्लाम के कानून को और मुसलमानों की निजी जिंदगी को इफेक्ट करने वाली है। मिसाल के तौर पर निज़ाम मीरास, यानी इस्लाम का अपना एक निज़ाम मीरास है कि अगर कोई शख्स इंतकाल कर जाता है तो उसके वरसा को कितने कितने हक मिलेंगे। यानी ये है कि अगर लड़का और लड़की दोनों हैं तो लड़के को 2 हिस्सा और लड़की को 1 हिस्सा मिलता है। इसी तरीके पर अगर मरने वाली की बीवी जिंदा है तो उसका भी एक हिस्सा होता है, लेकिन कुछ कम हिस्सा होता था। वालिदैन का भी एक हिस्सा होता है। लेकिन इस कानून के मुताबिक मरने के बाद तमाम लोगों को बराबर हिस्से मिलेंगे, यानी जितना हिस्सा बेटा को मिलेगा उतना हिस्सा बेटी को भी मिलना चाहिए। अगर बीवी जिंदा है तो उसी में से बराबर हिस्सा बीवी को भी मिलेगा। यानी ये आप ये समझ सकते हैं कि इस्लाम का जो निज़ाम मीरास था और विरासत का जो एक पूरे का पूरा कानून इस्लाम ने बताया है, उन तमाम कवानीन को खत्म कर दिया गया है। अब मुसलमानों के ऊपर है कि वो
ہندوستان کے قانون کے اعتبار سے وراثت کو تقسیم کرتے ہیں یا نظام اسلام کے اعتبار سے میراث کو تقسیم کرتے ہیں. اسی طریقے پر طلاق عدت یعنی اسلامی قوانین کے اعتبار سے مرد کو اختیار تھا کہ وہ طلاق دے کر کے کسی بھی نکاح سے باہر آ سکتا ہے، اور عورت کو بھی اختیار تھا کہ وہ خلا کے ذریعے کسی بھی مرد سے علیحدگی اختیار کر سکتی تھی. لیکن یونیفارم سول کوڈ آنے کے بعد یہ ہو جائے گا کہ کوئی بھی طلاق صرف مرد یا صرف عورت کی طرف سے نہیں ہو سکتا ہے، یعنی طلاق کے واقع ہونے کے لیے مرد اور عورت دونوں کا مشترکہ طور پر ایک بات پر اتفاق رائے ضروری ہے. اسی طریقے پر عدت کے سلسلے میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہوتی ہے تو اس کے لیے 3 ماہواری جو ہوتا ہے، مہینہ آتا ہے، وہ شمار ہوگا، اس کے بعد ہی وہ کسی اور مرد سے شادی کر سکتی ہے. لیکن اس قانون کے آنے کے بعد یہ چیزیں ختم ہو گئی کہ طلاق واقع ہوئی آپ فوراً کسی اور مرد سے شادی کر سکتے ہیں ہندوستان کے آئین یعنی یونیفارم سول کوڈ کے اعتبار سے. اسی طریقے پر حلالہ یعنی اگر مرد اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے اب دوبارہ نکاح میں آنا جائز نہیں ہے، اور اگر دوبارہ وہ اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہے تو اس کے لیے حلالہ شرط ہے، یعنی وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کرے، اس سے پھر طلاق واقع ہو، پھر وہ جا کر کے عدت گزارنے کے بعد پھر وہ اپنے پہلے والے شوہر سے شادی کر سکتی ہے. یونیفارم سول کوڈ نے آ کر کے اس قانون کو ختم کر دیا. ایسے تو 3 طلاق کا قانون ہندوستان میں پہلے ہی ختم ہو چکا ہے. اسی طریقے پر اسلام کے اعتبار سے بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے، لیکن لیو ان ریلیشن شپ کو یونیفارم سول کوڈ میں جائز قرار دیا گیا ہے، یعنی لیگل قرار دیا گیا ہے. اب چونکہ ہمارے اسلام میں لیو ان ریلیشن شپ جائز ہی نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں کو اس قانون سے بہت زیادہ اثر پڑنے والا نہیں ہے. تو مجموعی اعتبار سے 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے مذہبی شناخت کو بہت ہی بری طرح مجروح کرنے والی ہے، یعنی یہ کہ نظام میراث، طلاق، عدت، خلا. تو ناظرین دیکھیے کہ پورے ملک میں اگر یہ قانون نافذ ہوتا ہے تو اور کیا کیا چیزیں تبدیلی آ سکتی ہے. جڑے رہیے ہم سے اور دیکھتے رہیے اسکائی ٹائمز. میں ہوں آپ کا دوست اعجاز احمد. شکریہ. خدا حافظ.